प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रही है। पहले उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ एक कामयाबी के साथ मुज़ाकरात किए और तकरीबन उनका एक अलायंस या अंडरस्टैंडिंग इलेक्शन के हवाले से हो चुकी है। आज नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान पहुँचे, जहाँ जाम कमाल साहब ने अपने साथियों के समेत नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया और ये भी तलात हैं कि मज़ीद बलूचिस्तान से अहम सियासी रहनुमा भी मुस्लिम लीग नून में या तो शमूलियत इख्तियार कर लेंगे या जो बलूचिस्तान की अहम सियासी जमातें मुस्लिम लीग के साथ इलेक्शन अलायंस में या उसका हिस्सा होंगी। ये मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी कामयाबी तो कहा इसको जा सकता है, लेकिन अभी बहुत सा फासला तय करना है। दीगर सियासी हरीफ भी बिल्कुल उसी तरीके से मैदान में है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मियां साहब सिर्फ पंजाब पर फोकस करें, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पंजाब से उनको सीटें नहीं मिलेंगी। इसी वजह से वो दीगर सूबों में कोशिश कर रहे हैं। अगरचे इसमें किसी भी किस्म की बुराई नहीं है, कोई भी सियासी जमात, सियासी रहनुमा किसी भी सूबे में जाके अपनी इलेक्शन मुहिम चला सकता है, वहाँ की सियासी जमातों को अपने साथ मिला सकता है अगर वो उनका साथ देने को तैयार हों। लेकिन जो इस वक्त तक सियासी सरगर्मियाँ नज़र आती हैं, नून लीग इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक है। अगरचा एक बड़ा जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया और हम यही देखते हैं कि इस वक्त जो मुकाबला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन होगा। अगरचे तहरीक इंसाफ की वो पोजीशन नहीं है कि जो हमें गुज़िश्ता आम इंतखाबात में नजर आती थी कि जिस तरीके से इलेक्टेबल्स चौक दर चौक तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और फिर एक फ़ज़ा बनाई गई और जिसके नतीजे में उनको इक़्तिदार मिला। अब देखना यह है कि इलेक्शन के नतीजे में कौन सी जमात सर फहरिस्त होगी और किस तरीके से आगे चल के हुकूमत में वो आएगी और किन किन को साथ मिलाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज एक तजर्बा कर चुके हैं, बल्कि 2 तजर्बे कर चुके हैं। 16 माह की हुकूमत और इससे पहले भी एक दफ़ा वो वफाकी हुकूमत में रह चुके हैं। लेकिन अभी दोनों पार्टीज़ के माबैन एक हल्की सी सर्द जंग चल रही है और कुछ लोगों का मानना यह है कि ये सर्द जंग सिर्फ और सिर्फ वोटर्स को दिखाने के लिए है, वरना इनमें कोई इतनी बड़ी सियासी मुखालफत नहीं है। इस बात का अंदाज़ा इंतखाबात और उनके नताइज ही करेंगे। गुफ्तगू करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल के रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। मोहम्मद अबू बकर साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। आप लोग तनकीद कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस वक्त जो उनकी सियासी सरगर्मियाँ हैं वो लोगों को साथ मिला रहे हैं, लेकिन अगर बलूचिस्तान ही की बात करूं और इन्हीं जमातों की बात करूं, इन्हीं लोगों की बात करूं जो आज ख्वाहिशमंद हैं मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार करने के। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा कि जब जरदारी साहब, जिसको आपने बड़ा सक्सेसफुल कू का नाम दिया था, आपसे मुराद आपकी जमात ने, आपके हामियों ने, और यही लोग टूट के किसी दूसरी जगह चले गए और मुस्लिम लीग नवाज की वहाँ पर हुकूमत ख़त्म करने में बड़ा किरदार अदा किया। सेनेट में आप लोगों ने भी एक किरदार अदा किया, उस पर नहीं जाते, लेकिन ये तो सियासत का हिस्सा है। आज नवाज शरीफ पर इस बात पर तनकीद क्यों? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल कोई तनकीद नहीं है। पीएमएलएन बैरिस्टर साहब, 1 मिनट सिर्फ आपको रोकना चाहूंगा। ताहिरा औरंगजेब साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में। शुक्रिया ताहिरा औरंगजेब साहिबा आपका। जी बैरिस्टर साहब। जी, हमारा कोई तनकीद नहीं है। पीएमएलएन तो हक है, ऐसा हक है वो अपना इत्तेहाद करे और किसी भी सियासी जमात के साथ बात करे। हम लोग तो सियासी गुफ्तगू करते हैं, हम कभी किसी के खिलाफ ना प्रोपेगेंडा करते हैं ना तनकीद भेजा। हम आजकल जो बात कर रहे नहीं हैं तो ये सिलेक्टेड की गर्दान है, ये सियासी गुफ्तगू है। जी मेरी सुन लेना बात। मैं ये कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सियासी अपने बसीरत के साथ किसी के साथ इत्तेहाद का होना कोई, लेकिन अगर आप कहीं से पूरे हिले इत्तेहाद बनने लगे फिर बात हो रहा है। यही वाले थे हमारे साथ, उन्होंने यूसुफ गिलानी साहब को जब हम पीटीएम में थे, ये हमारे साथ आए तो हमें बड़ा बुरा कहा गया, हम निकाला गया पीटीएम के अंदर कि ये बाप वाले तो किसी बाप के हुक्म को क्या करते हैं। बैरिस्टर साहब माजरत के साथ आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। कुछ ऑडियो का मसला है, आपकी आवाज़ हमें ठीक नहीं आ रही है, आपसे दोबारा मैं राब्ता कायम करता हूँ। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, ये फरमाइएगा कि मियाँ साहब ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मुज़ाकरात किए, उनको अपनी तरफ राग़िब किया और एक अंडरस्टैंडिंग आपकी शायद हो गई है डेवलप। अब बलूचिस्तान में जिन लोगों के साथ मुलाकातें हैं या उनकी वापसी का इम्कान है, ये वही लोग हैं कि जो माजी करीब में आपको छोड़ गए थे और कोई अच्छा सियासी उन्होंने जो है किरदार अदा नहीं किया था बकौल आपके, जो आप लोग उस वक्त बात करते थे। तो अब उन्हीं लोगों को आप वापस कबूल करने को तैयार हैं, क्यों ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती और पाकिस्तान की सियासत है, जाहिर है
कि जो लोग छोड़ गए थे, जो लोग वापस भी आए, जो लोग कहीं गए फिर वापस आए लौट के, तो ये काम तो पाकिस्तान की सियासत में मैं कई सालों से देख रही हूँ कि लोग आते हैं फिर जाते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं। लेकिन बड़ी गौरतलब बात है कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं सियासी लिहाज से, जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते कि ये पार्टी छोड़ के भी जा नहीं तो सकते फिर वो नज़रिए की सियासत कहाँ गई? हैं। ये कुछ सियासतदान पाकिस्तान में ऐसे हैं जो नज़रिए से ज़्यादा एक मफाद को सोचते हैं। तो उन्हीं मफाद परस्तों को आप चाहती हैं वापस आ जाएं? नहीं, उनमें ये मफाद परस्त नहीं होंगे, कुछ और भी होंगे, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में अब इलेक्शन होने जा रहा है। तो जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि हमने आपकी जमात में शमूलियत इख्तियार करके आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ना है, तो हम उन्हें मायूस नहीं कर नहीं, सकते। लेकिन आप तो ये कहते हैं, आप लोग मतलब मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा हैं, कि मियां नवाज शरीफ साहब जिसको भी टिकट देंगे वो उनकी मकबूलियत की वजह से इलेक्शन जीत जाएगा, एक आम आदमी भी जीत जाएगा। तो फिर इन इलेक्टेबल्स की, इन ताकतवर ख़ानदानों की क्या ज़रूरत है आप लोगों को? देखिए, ये बलूचिस्तान में कोई नए लोग नहीं हैं, ये वही ख़ानदान है जो कई अरसे से सियासत कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो आइंदा भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और ये वही ख़ानदान है जो आगे जीतेंगे भी, और ये वही लोग हैं जो आगे असम्बलियों में भी आएंगे, पार्लियामेंट में आएंगे, लोगों के मसाइल हल करेंगे। तो वहाँ पे और कौन, कोई नई आबादी तो है नहीं लेकिन बलूचिस्तान में। आप लोगों पे या शरीफ फैमिली पे जब बुरा वक्त आया, लोग छोड़ के चले गए, अब आपके लिए माहौल साजगार है, आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, अब ये लोग वापस आ रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि कल अगर दोबारा कोई ऐसा वक्त आया तो ये लोग आपके साथ खड़े होंगे? मुझे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मुमकिन है और बहुत मुमकिन है कि हमारी क़यादत को कोई गारंटी उन्होंने दी हो कि जी अब आइंदा हम ये ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे बुरे वक्त में। मैं तो उसको मजबूत सियासतदान समझती हूँ जो आड़े वक्त पे खड़ा रहे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ के जाना जो है वो मेरी नज़र में सही नहीं। हमें उस पार्टी का आखिरी लम्हे तक, आखिरी दम तक, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक साथ देना होता है। जिस पे बुरा वक्त आए या अच्छा वक्त आए, हमारी कमिटमेंट जो है वो उनके साथ रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी, मैं ये बात कह रहा हूँ, सियासी जमातों को हक है कि वो इत्तेहाद, लेकिन ये इत्तेहाद बनाते हुए ये चीजें देखनी चाहिए कि हर सियासी जमात को अपनी सियासी बसीरत के तहत और अपने प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ना चाहिए। आपको भी कोई ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, ये जब हमने पीटीआई के गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद किया था तो हमने उनकी को भी राजी किया, तो हम ये बाप पार्टी को लेके आए थे, हम ही एमक्यूएम को लेके आए थे। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने मुज़ाकरात होते रहे और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का किरदार सबके सामने है। अब ये एकदम से ये जो अगर तो आप अपनी सियासी बसीरत से करें तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप फिर से कहें कि हम लाडला बन के और किसी के सवाल सियासत करेंगे जिससे कि पाकिस्तान को नुकसान होता है और पाकिस्तान के इदारों को नुकसान होता है। अगर प्रोजेक्ट आई के लॉन्च करना 2014-18 में एक गलती थी तो प्रोजेक्ट एमएनएस 2023-24 भी एक नाकामी होगा। मैं समझता हूं कि हर एक को अपनी सियासी विजन के साथ आना चाहिए और अपने प्रोग्राम के साथ। अब ये जो नून लीग के हमारे दोस्त हैं, इन लोगों के जितने अच्छे ताल्लुकात तमाम सियासी जमातों से हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ये कितना पहले बलूचिस्तान गए हैं, सिंध गए हैं, केपीके गए हैं। पीपल्स पार्टी तो सियासत हर वक्त हर सूबे की कर रही होती है। इन्होंने एक बेस हमेशा बना के रखा है सेंट्रल पंजाब को, उसकी पॉलिटिक्स की है। अब ये जिस तरह कर रहे हैं तो उस पर आप 2018 के क्या सवाल सुन लें, आप क्या समझते हैं कि ये कंपैरिजन मुनासिब है? चाहे आप सियासी मुखालिफ हैं मुस्लिम लीग नवाज के तहरीक इंसाफ के सरबरा और मियां नवाज शरीफ का जो कंपैरिजन है, जो प्रोजेक्ट की आपने बात की कि वो पहले भी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जिन हालात में भी रहे वो एक अलग बहस है, लेकिन ये कंपैरिजन आप खुद समझते हैं कि ये ठीक है, दुरुस्त है, करना चाहिए? ज्यादा मौजू है। जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो लाडले थोड़ी देर के लिए रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख है। मियां साहब 1988 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भरपूर अक्सरियत से आ रही थी। जनरल फैज हमीद ने आईजीआई बनाया, पैसे बांटे, असगर खान केस और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके साथ। हमीद गुल साहब की बात कर रहे हैं आप, शायद मरहूम। हमीद साहब, आज जनरल हमीद गुल की बात कर रहा हूँ। तो वो उनके जरिए ये आए कंधों पे बैठ के। उसके बाद 90 में, उसके बाद ये सारा हमेशा जो रहा है, हम यही कहते हैं कि अगर अपने जोरे बाजू पे कोई वजीर आजम बने तो हमें कोई एतराज नहीं है।
लेकिन जब आप पाकिस्तान के इदारों के पीछे छुप के, और पीपल्स पार्टी ने ये पॉलिटिक्स ना कभी की है और ना कर रहे हैं, हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए, ना दें हमें, हम कब मांग रहे हैं? हम तो तनकीद कर रहे हैं कि कल तक जो कह रहे थे कि तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए, वो सबके लिए बराबरी मांगे ना। वो बराबरी इसे समझते हैं कि लाडला उसे नहीं होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। हसन साहब, अब ये आपको किसने रोका है बताइए, कि आप एमक्यूएम के साथ बैठें, उनको अपने साथ मिलाएं, बाप पार्टी के साथ बैठें, जेयूआई को साथ मिलाएं, तहरीक इंसाफ के साथ आप अभी तक ये वाइब्स आ रही हैं कि आप कहते हैं कि जी उनके साथ भी अलायंस हमारा हो सकता है, तो आपको तो किसी ने नहीं रोका, आप क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं पे बैक इन द सेम कॉइन वाली जो मिसाल है? शहजाद साहब आप भी तजिया करते हैं, ये तो एक बड़ा आपका मासूमाना, और जरा थोड़ा सा मैं आगे बढ़ के कहूँ तो बचकाना बात है। रिसेप्शन सबको पता है क्या बनाई जा रही है। वही मियाँ साहब जो अपने भाई के दौरे हुकूमत में वापस नहीं आ सकते थे और ना आए, एकदम उन्हें कहां से इशारा हो गया है कि मियाँ साहब के लिए जलसा भी सज गया मीनारे पाकिस्तान। पहले आना मुश्किल था और उसके बाद धड़ाधड़ सियासी सरगर्मियां ऐसी शुरू हो रही हैं कि सारे दौड़ने लगे हैं। वो नून लीग जो इलेक्शन से घबरा रही थी और ये बात बरमला कह रही थी कि हमने सियासत को तबाह कर दिया, एकदम कौन से सुरगाब के पर लग गए हैं अबू बकर साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातें सुन के। जरा मोहम्मद अबू बकर साहब, जो अगर बैरिस्टर आमिर हसन साहब की मैं गुफ्तगू को अगर मनोवन तस्लीम कर लूं, तो आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई है मुस्लिम लीग नवाज के साथ, तो वो भी क्या उसी सिलसिले की कड़ी है जिस तरफ बैरिस्टर साहब इशारा कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में तो पिछले 40-45 सालों से आपकी आवाज़ इको हो रही है। आप जारी रखिए, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है बैरिस्टर अबू बकर साहब। अच्छा, तो पाकिस्तान की सियासत में तो देखने में ये आया है कि पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी हवाले से उनका राब्ता या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसी न किसी हवाले से रियासत के साथ रही है। भुट्टो साहब के ज़माने को भी अगर आप देखेंगे तो बहुत पीछे चले जाते हैं हम, तो ये तो बात अपनी जगह है मुसद्दक़ा कि जब भी कभी इस तरह की सूरत हाल होती है तो वहाँ पे अलाइनमेंट भी नहीं आ रही होती हैं। जब आप किसी सियासी जमात के साथ इल्हाक कर रहे होते हैं तो वो सियासी जमातें एक दूसरे की तारीफ़ भी कर रही होती है, उसकी सारी गलतियां कोताहियों को लोग भूल भी जाते हैं और बाहम शीर व शक्कर भी हो जाते हैं। फिर मिसाक जमहूरियत भी साइन होता है, लेकिन उसके बाद फिर जब इक़्तिदार में एक आ जाता है और दूसरा अपोजिशन में चला जाता है तो वो तमाम चीज़ें, वो तमाम अंडरस्टैंडिंग जो टेबल पर बैठ के की जा रही होती हैं। और सियासत में यही होता है कि एक को इक़्तिदार में जब आना होता है और जो उसे इक़्तिदार मिल जाता है, जो तो जिसके पास इक़्तिदार ना हो, जो अपोजिशन में हो, तो वो दुनिया की सारी बुराइयां उस जमात के अंदर तलाश कर रहा होता है कि जो इक़्तिदार पे हो। और जब वही इक़्तिदार पे रहने वाले अपोजिशन में आते हैं तो फिर उनकी उंगलियां उस तरफ उठ रही होती हैं। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत का महवर और मरकज़, जो असल एसेंस है पाकिस्तान के अंदर, एक तो बदनसीबी हमारी ये है कि पाकिस्तान में वो नर्सरीज जहां से नए सियासतदान प्रोड्यूस किए जाते थे उनका रास्ता हमने रोक रखा है। और ख़ास तौर पे मैं सियासी जमात और एक सियासी कारकुन की हैसियत में मैं ये कहूँगा कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जो जमहूरियत की बात करती हैं, जो जमहूरियत की अलमबरदार हैं, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हमने कभी बल्दियाती निज़ाम को मजबूत होने नहीं दिया और अपने अपने अदवार में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दिया। कभी अभी हुआ तो है, आप लोगों ने बायकॉट कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन कराए, क्यों ना करें, क्यों ना करें जब हम ये महसूस करें और कि यहाँ पे जेनमेंडरिंग हो रही है, यहाँ पे जो हकूक हैं शहर के, उस हकूक को इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। 73 यूसीस कम नहीं, वो ठीक हो गया, वो सारी बात हमारे सामने है। इस पे जरा थोड़ा सा डीप ट्रैक हो जाएंगे। सवाल ये है अबू बकर साहब कि जो बात अभी हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, आपने क्या सोचा आपकी जमात ने कि आप बेहतर रहेंगे सियासी तौर पे अदरवाइज कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ किसी तौर पे अलायंस में जाएं या उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करें? वाई मुस्लिम लीग नवाज, वाई नॉट अदर पॉलिटिकल पार्टीज? अब देखें, मुस्लिम लीग नवाज अभी मियाँ साहब आए बाहर से और उनकी तरफ से हमें दावत दिया गया। शहबाज शरीफ साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी
से राब्ता किया और उन्होंने मदऊ किया। तो एज ए सियासी जमात हमें कहीं जाने में और किसी से बात करने में कभी भी एतराज नहीं होता। वो बात की बात है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक प्रिवेल करती है और हमारी जो बातें हैं वो कौन मानने के लिए तैयार है। इस बात हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हम इस इलेक्शन में जो भी हो, अभी तो कोई इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ, एक गुफ्तगू शुनीद हो रही है। अभी पिछले 2 दिन कबल मुस्लिम लीग नवाज का एक वफ्द भी आया था साद रफीक साहब के सरबराही में और उनसे हमने मुलाकात की, उनसे बातचीत की और हमने ना वजारत की बात की है ना मशीर बनने की बात की है। हमने इस मर्तबा कोई भी हुकूमत में आए, कोई भी हुकूमत बनाए, जिसके साथ भी जाएंगे, हमने 3 चीजों को सामने रखा है कि एक तो लोकल बॉडीज को जो है मजबूत किया जाए, जहां से आम आवाम को फैसिलिटीज मिलती हैं। हमारे यहाँ जागीरदारों का गलबा है, हमारे यहाँ वडेरों का गलबा है, हमारे यहाँ सरमायादारों का गलबा है, ये एक बात होगी। दूसरी बात, इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े टाइकॉन वो दाखिल हो गए हैं। तो वो मसाइल जो गली कूचे के मोहल्ले बल्दियाती निजाम की मजबूती से जो हल किए जा सकते हैं, जो पूरी दुनिया दीगर 2 मुतालबात बता दीजिए ताकि आगे बढ़ूं। का काम नहीं होता है गटर बनवाना। दीगर 2 मुतालबात बता दें ताकि आगे बढ़ूं मैं जल्दी। अभी हमारी उनसे गुफ्तगू शुनीद हो रही है और आगे देखते हैं। सिंध भी हमारा सूबा है और हम किसी सियासी जमात से कोई दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन हकूक के ऊपर अगर डाका डाला जाए, अगर इस शहर के अंदर 15 सालों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और एक स्टेक होल्डर को, एक कम्युनिटी को वो दीवार से लगा दें, 5 लाख नौकरियां दें, 40% और 7% का 73 के आइन के मुताबिक जो कोटा है उसके मुताबिक भी अगर 40% जो शहरी इलाके का कोटा है उसको भी चलें, आपकी बात अबू बकर साहब रिकॉर्ड पे आ गई कि आपको जो भी ग्रीवेंसेस या रिजर्वेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुनिया पैदा होती है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। मैं ताहिरा औरंगजेब साहिबा, अगला हदफ क्या है मियां साहब का, पहले तो ये बताएं। अभी मैंने आपको पहले एक बात का जवाब दे दूं। वो बैरिस्टर साहब ने फरमाया था कि ये कब पहले बलूचिस्तान जाते थे, KPK जाते थे या अपना सिर्फ पंजाब को फोकस करते थे, तो ये बड़ी जल्दी भूल जाते हैं बातें। इसी हालिया दौर में जब 16 माह के लिए शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, सबसे पहला काम जो बलूचिस्तान में हुआ वो बॉर्डर मार्केट्स थी, जो ईरान और बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मार्केट्स बनाई गई ताकि वहाँ के जो लोग स्मगलिंग करते हैं उसको रोका जा सके, उसका सद्देबाब किया जा सके और एक प्रॉपर तरीके से ट्रेड शुरू की जा सके, जिससे मुल्क के माशी हालात भी बेहतर हों और लोगों को रोज़गार भी मिले। और ये 12 के करीब उन्होंने बॉर्डर मार्केट्स बनाई इन 16 माह के अरसे में। और इससे पहले भी जब APS का वाक़या KPK में हुआ था, आपको याद होगा, हमारी गवर्नमेंट थी, तो कौन सा वो नहीं था शख्स जो पार्लियामेंट का मेंबर हो या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर से लेके जो वहाँ KPK में गए नहीं थे। और KPK के अमन के लिए कौन सी कोशिशें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने दौर में नहीं की। इसके अलावा सिर्फ पंजाब फोकस नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारा फोकस है। हत्ता कि आज़ाद कश्मीर जो रियासत जम्मू के आज़ाद कश्मीर है, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर साहब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी गाहे बगाए जाते रहे। हत्ता कि मरीम नवाज साहिबा भी जब इलेक्शंस आए, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दौरे उन्होंने खुद सही। अच्छा, हमारा हर जगह कंसर्न है। जी, मेरा जो सवाल है कि चलें बलूचिस्तान में एक सूरत हाल नज़र आ रही है कि किन जमातों के साथ या रहनुमाओं के साथ आप अलायंस करने का या उनको शमूलियत की दावत दे सकते हैं। सिंध में MQM है या GDA है, MQM के साथ ऑलरेडी आपकी बातचीत शुरू हो गई है। अब अगला हदफ KP होगा मियाँ साहब का कि वहाँ जाएंगे, और क्या JUI के साथ ज़्यादा चांस है या ANP? देखिए, बात की है कि अभी तो GDA भी है। GDA का बोल दिया मैंने कि सिंध में MQM और GDA। वो हमें जो भी राब्ता करेगा शमूलियत के लिए या इत्तेहाद के लिए, किसी अलायंस के लिए, हम उस सब को खुशामदीद करेंगे। पीपल्स पार्टी को भी दावत देंगे किसी किस्म की आप? अगर ये चाहते हैं। नहीं, वो MQM वाले कहते हैं कि आपने हमें दावत दी थी, अभी अबू बकर साहब कह रहे हैं, तो क्या ऐसा दावतनामा बिलावल साहब या जरदारी साहब को भी भेजेंगे? बिल्कुल हो सकता है, कोई बात नामुमकिन नहीं है। इससे पहले भी जब इलेक्शन हुए, इत्तेहाद इस मुल्क में बनते रही, कौमी इत्तेहाद बना, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना, आपको याद होगा तहरीकें भी चली,
उनमें भी लाइंस हुए। अभी जो गवर्नमेंट थी पीडीएम की, उसमें भी लाइंस था, 13 जमातों का इत्तेहाद था। सियासत में इत्तेहाद बनना कोई नई चीज़ नहीं है, या मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राब्ते करना भी नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान की तारीख बात की गवाह है कि हर सियासी जमात के हमने मिसाक जमहूरियत किया, जैसा कि बैरिस्टर साहब कह रहे थे, लंदन में ये मिसाक जमहूरियत था हुआ और मैं भी वहाँ गई थी। और ये है कि ये हमें पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए, पाकिस्तान की बदहाली के ख़ात्मे के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों को रोज़गार देने के लिए Right. जितनी भी सियासी जमातों से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रब्ता करके कहेंगी तो हम उनसे अलायंस भी करेंगे, इत्तेहाद भी एक होगा। तासुर लोगों में है, और आप भी ये अक्सर औकात इस चीज़ का आपको सामना करना पड़ता होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि जी ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन जो है ना, ये एक नूरा कुश्ती है। ये अभी 16 माह इन्होंने हुकूमत की है, इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जरदारी साहब के, मियाँ साहब के, वो फ़ोन पे बातचीत भी करते हैं, खैरियत भी दरियाफ्त करते हैं। ये सिर्फ अभी इलेक्शन से पहले थोड़ा माहौल को गरमाने के लिए बातें हैं, बाद में सारे इकट्ठे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मैंने आपसे अर्ज़ की कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, और हमारे ताल्लुकात पीपल्स पार्टी से बहुत अच्छे हैं। ये अगर कभी कभी कोई गिले शिकवे करते हैं तो जो बड़ी सियासी जमातें इलेक्शंस में आती हैं, उनके गिले शिकवे भी खुले दिल से सुनने चाहिए, और हम सुनते हैं। जैसे ये कह रहे हैं मुझे हमें वो फील्ड नहीं मिल रही, उसी तरह के हालात नहीं हैं जैसे पीएमएलएन को दिए जा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा जी मियाँ साहब आए, जलसा सज गया, जलसा ऐसे नहीं सजा। जलसे के लिए दिन रात मरीम नवाज साहिबा ने, शहबाज शरीफ साहब ने, मुस्लिम लीग के तमाम क़यादत ने, मुस्लिम लीग के तमाम वर्कर्स ने, मुस्लिम लीग पाकिस्तान के हर शख्स ने एक ज़िम्मेदारी समझी, कौमी ज़िम्मेदारी, कि हमें मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए मीनार पाकिस्तान जाना है। और ये हमने इसलिए भी सोचा कि मीनार पाकिस्तान वो तारीख़ी जगह है जहाँ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान की करारदाद को पास किया था, जिसके बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। तो ये इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए मीनार पाकिस्तान का जो ग्राउंड था तजवीज़ किया गया, हमने उसको भी उसी तारीख़ी लिहाज से सोचा कि हमें इसको फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करना है, ताकि लोग उस तारीख़ को याद रख सकें। जो मुस्लिम लीग की 1906 में तारीख़ थी, वही हमने दोहराई फिर दोबारा 2023 में। तो ये मोहम्मद नवाज शरीफ से लोगों का वालहाना जो प्यार और मोहब्बत है, वो कोई सियासतदान छीन नहीं सकता, चाहे उसमें कोई भी सियासी जमात हो। ये लोगों के दिलों से जज्बात उठते हैं, लोगों के दिलों से दुआएं उठती हैं, लोगों के दिलों से एहतराम उठता है, तो लोग वहाँ पहुँचते हैं। ऐसे कोई इतना बड़ा मीनारे पाकिस्तान तक भरना कोई आसान काम नहीं है, ना कोई बना बनाया जलसा था। हर एक ने एफर्ट किए और उस जगह को भरने का भरपूर तरीके से हमने एक प्लान किया तैयार, जिसकी आम क़यादत शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब और हमजा शहबाज साहब कर रहे थे। इसके अलावा तमाम क़यादत कर रही थी, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला और इस प्रोग्राम को हमने कामयाब किया, लाजवाल बनाया, बेमिसाल बनाया। बैरिस्टर साहब, आपको भी इस सवाल का सामना करना पड़ता होगा कि ये सारा फेक है, ये जो आपस में तनकीद हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, आप कैसे जवाब देते हैं कोई जब आपसे ये सवाल करता है पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन? ये पॉलिटिक्स के अंदर बताने की कोशिश की जाती है कि सब कुछ फेक होता है। मैं नहीं समझता। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, और हमारा ज्यादा वक्त एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबात के अंदर रहा है। हमने बड़ा कड़ा और बुरा वक्त भी देखा है, लेकिन हमने फिर अच्छे वक्त का आगाज भी किया है। ताहिरा औरंगजेब साहिबा मेरे लिए काबिल एहतराम है, एक मोतबर सियासी कारकुन है, और जो वफादार सियासी कारकुन होता है वही ईमानदार होता है। जैसा गालिब ने कहा कि वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमान है। तो मुझे ऐसे सियासी कारकुनों का एहतराम है। तो पीपल्स पार्टी का कोई मुखालिफत नहीं है। हम सियासी बात करते हैं, और वो बात करते हैं जिसके लिए हमने मुश्तरका जद्दोजहद भी की है। मैसाक जमहूरियत के बाद मोहतरमा ने जब बदतरीन वक्त था मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर, उन्होंने सारी उनकी कैबिनेट छोड़ के चली गई। आपको याद है कि इनके 15-16 MNAs पूरे पाकिस्तान में हुए, तो तब भी हमने इनके साथ हाथ मिलाया। मियाँ साहब की वापसी में मोहतरमा का किरदार है, सियासत को दोबारा मुस्तहकम करने में पीपल्स पार्टी का किरदार है। तो ये वजह नहीं है। हम समझते हैं कि सियासी मुखालिफिन होते हैं, दुश्मन नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद हम उसी मिसाक जमहूरियत को याद करवाते हैं कि हमने ये बात की थी कि हम कोई ऐसा एग्रीमेंट पसे पर्दा नहीं करेंगे कि जिसके जरिए ये तासुर आए। शहजाद साहब, ये सवाल मेरे से आज सारे कॉलम पढ़ें, सारे आर्टिकल्स पढ़ें, तबसरे सुने टेलीविजन के ऊपर, क्या परसेप्शन है? क्या मियाँ नवाज शरीफ की वापसी MNS 2024 नहीं कहा जा रहा? अब मैं देखें बैरिस्टर साहब, एक बात सुनिएगा,
एक गुजारिश सुनिएगा, माजी में जाने का फ़ायदा उस तरह नहीं है, लेकिन नून लीग का एक आर्गूमेंट होता है कि मिसाक जमहूरियत के फ़ौरन बाद एक NRO भी साइन हुआ था, उस तरफ नहीं जाते, तो ये बात अभी नहीं करते। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर जैसे ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा बात कर रही थी कि पीपल्स पार्टी के साथ भी बातचीत हो सकती है, तो अगर इलेक्शन से इलेक्शन भी हर वक्त पहले हो भी सकती बाद है। में भी, यानी कि पहले हो तो कोई अलायंस की सूरत में, एडजस्टमेंट की सूरत में, बाद में हो तो हुकूमत की सूरत में। तो अगर कोई दावतनामा आपको मिलता है या इस चीज़ का इम्कान है कि कोई दावतनामा आप रायवेंड भिजवाएं और गुजारिश करें कि जी हम आपस में बात करते हैं इलेक्शन से पहले भी, अगर हमारे अंदर कोई अंडरस्टैंड, कोई इसकी पॉसिबिलिटी आप समझते हैं बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड नून लीग? देखिए, शहजाद साहब कर दी बात, अब उसका जवाब देना जरूरी है। आप माजी में चले गए कि NRO साइन किया था, वो NRO वही मुकदमात थे जो हम पे नून लीग ने बनाए थे और फिर और जनरल मुशर्रफ ने बनाए थे, और दोनों ने माना था कि ये गलत है। मियां साहब ने अपनी किताब जो सुहेल बड़ाइच को इंटरव्यू दिया उसमें माना कि ये गलत मुकदमात थे, मैंने गलत बनाए, और उस पर उन्होंने माजरत भी की। वही हुए थे, लेकिन फिर वो भी बहाल हो गए। NRO ये था कि मोहतरमा जान देने के लिए पाकिस्तान आएंगी। मेरे ख्याल से ये इल्जाम लगाते हुए पाकिस्तान की तारीख को और तलख तारीख को और हमारे लहू को भी देख क्या करें, मेरे ख्याल से ताना मारते हुए कम से कम ताना हमारे नहीं मार रहा लाशें। मैं बैरिस्टर साहब, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो माजरत, लेकिन बहुत सारे उस वक्त के किरदार अभी तक हयात हैं जो आई विटनेस हैं उनके, और जिस तरीके से मुलाकातें होती रही वहाँ पे जाके, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता, माजी का हिस्सा है, उसको छोड़ दें। मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूँ कि कोई इम्कान है अंडरस्टैंडिंग का पीपल्स पार्टी और नून लीग में? शहजाद साहब इस तरह ना करें, आप सारी बातें करके अपना बताते हैं बहुत से किरदार हैं और वो रहे और वो आज, फिर मुझे क्लियर करना पड़ेगा ना, या तो आप गुफ्तगू ना करें, लेकिन जब आप टच करेंगे मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा दीजिए आप कोई जवाब। ऐसा किरदार नहीं। हमने अगर डायलॉग बिल्कुल किया जनरल मुशर्रफ के साथ, किस लिए किया? वो जो कहता था मैं वापस नहीं आने दूंगा, हम आए, उसने कहा मैं सिक्योरिटी नहीं दूंगा, उसने नहीं दी। हमें दहशतगर्द मारने पे तुले थे और जनरल मुशर्रफ हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहा था। हमारा ये एग्रीमेंट था कि हमें सिक्योरिटी ना दो, हमें कत्ल कर दो। ये एग्रीमेंट हम करके आए थे, इसके सबूत है आपके पास। देखिए ना, खुदा के लिए इतना सख्त जुल्म आप करना चाहते हैं हमारे उन चीजों को आप नहीं आर्गुमेंट की सूरत में अच्छा चलें, पेश मैं करके आपको हवाला दे दूं फिर, अगर आप इतने ज़्यादा अगर इस पे इंटरेस्टेड हैं गुफ्तगू करने में। चौधरी शुजात साहब हयात हैं, उनकी एक किताब भी मार्केट में मौजूद है। वो कहते हैं कि जी बात ये थी कि जनरल मुशर्रफ साहब ने बोला कि जी वहाँ से डिमांड आई है कि तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाने पर जो पाबंदी लगाई है उसको ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने चौधरी साहिबान के कहने पे तजवीज़ नहीं मानी और कहा जी कि आप मुकदमात ख़त्म कर दें, तीसरी दफ़ा का आप ये करेंगे तो साफ जाहिर होगा कि आप उन्हें वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ उस बात को छोड़ दें, बात आगे जाएगी, सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नून लीग एंड पीपल्स पार्टी। आज साहब जब आप बात कर देते हैं तो बात आगे जाएगी। अब सुने मेरी बात, जो चौधरी शुजात साहब ने कहा, ये दो बातें उन्होंने की हैं कि या आप NRO दे दें और या आप तीसरी दफा की प्राइम मिनिस्टर की शर्त खत्म करें। ये किसने लगाई थी? जनरल मुशर्रफ ने लगाई थी, हमें हटाने के लिए लगाई थी। ये सियासी एक कदगन था। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अगर मांगा था तो क्या ये हमारा सियासी राइट नहीं था? जनरल मुशर्रफ कौन होता था ये पाबंदी लगाने वाली, और पार्लियामेंट ने वो पाबंदी खत्म की। मैं तो कह रहा हूं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद तो आप गुंजाइश ही नहीं थी कि आप किसी ऐसी ताकत के साथ बात करते, बात तो वहां से शुरू हुई है। करनी थी हुकूमत में आने के लिए। क्या जिन्ना साहब उसी जिन्होंने चलें बैरिस्टर साहब गुजारिश सुनिए, कूल डाउन। मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा आपको यहाँ पे, सिर्फ एक मिनट रुक जाइएगा। मोहम्मद अब बैरिस्टर साहब से मैं बात करता हूँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नून लीग के साथ आपकी जो गुफ्तगू है वो ओपन है, अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची। अगर आपको पीपल्स पार्टी की जानिब से दावतनामा मिलता है तब भी आप सोच सकते हैं कि आपने इस तरफ आना है या उधर जाना है, या मतलब किसी के साथ नहीं रहना। देखिए, सियासत के अंदर तो कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते, और सियासी जमातों को हमेशा इख्तलाफ राय रखते हुए उसे दुश्मनी में कभी कोई चीज़ तब्दील नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी हकीकत है कि हम तो सिंध के रहने वाले हैं, इस सूबे के रहने वाले हैं, इस शहर के रहने वाले हैं, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने वाले हैं, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके पाकिस्तान के रेवेन्यू में देने वाले हैं। लेकिन उसके बदले में जब NFC अवार्ड के हवाले से
तकसीम होता है वसाइल के लिए, और जब वो पैसे दिए जाते हैं तो वो NFC अवार्ड जो हमारे सूबे को मिलता है, हमारा बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों में वो पैसे को तकसीम करने के लिए तैयार नहीं। इतना बड़ा शहर जो 92% जो है ना प्रोविंस को देता है टैक्स और 67% फेडरल को देता है, उसके बदले में यह शहर समुद्र के किनारे आबाद लेकिन पानी के बूंद बूंद को तरस रहा है। आज आप जाकर देख लें कराची में, मुझे खदशा है कि कराची में आने वाले वक्तों में अगर अवाम सड़कों पर आई और कोई अजीब सा माहौल अगर पैदा हुआ तो वो पानी एक इतना बड़ा मसला होगा, क्योंकि ये वो बुनियादी जरूरत है जो 75 सालों में। एक बात का जवाब दें, आप बार बार कराची की बात होती है, पीपल्स पार्टी पे बाबू बकर साहब आप तनकीद करते हैं, आपका राइट है तनकीद करना, पीपल्स पार्टी की वहां हुकूमत रही है। सवाल यह है कि इतने अरसे से आप साथ हैं, चाहे सियासी मुखालिफ हैं, हुकूमत में भी आप इकट्ठे रह चुके हैं, ये मसाइल हल क्यों नहीं कर लेते? क्या वजह है कि MQM और पीपल्स पार्टी के माबैन सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं हो सकी? देखिए, 2 बार MQM को मौका मिला, जब उसके हिस्से में निजामत आई हैदराबाद और कराची की। एक बार फारूक सत्तार मेयर बने और दूसरी मरतबा मुस्तफ़ा कमाल बने। आप मुझसे ना पूछें, आप एक न्यूट्रल सर्वे करवा लें, आप कराची हैदराबाद की अवाम से मालूम कर लें कि किस दौर में सबसे ज्यादा कराची के अंदर तरक्याती काम हुए। गो के एक बार और मेयर बना वसीम अख्तर, जो पिछले 4 साल बल्दियाती इलेक्शन में जीतने के बाद 1 साल के बाद उन्होंने हलफ लिया, वो जेल में थे, लेकिन 3 साल वो रोते ही रहे इख्तियारात के लिए, जिसपे उनका मजाक भी बनता रहा कि ये, लेकिन ये हकीकत है कि अगर मुस्तफा कमाल के जमाने में या फारूक सत्तार के जमाने में तरक्की कर रहा था तो किसी ने अपने जेब से पैसा नहीं लगाया था। ये आपका मानना कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक बुनियाद है, और यकीनन सूबाई हुकूमतों को अपने इख्तियारात आगे जो है वो डेलीगेट करने चाहिए मकामी हुकूमतों तक, ताकि निज़ाम सही तौर पर चले। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अबू बकर साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, ताहिर औरंगजेब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ मईशत की, हमारे साथ रहिएगा। दुनियाए क्रिकेट के चमकते सितारे, एक से बढ़कर एक, चैंपियंस बनने के लिए सर तोड़ बाजी लगाने के लिए तैयार। मुकाबला होगा धमाकेदार, विकेटें गिरेंगी, छक्के लगेंगे, चौकों की होगी भरमार। आखिर कौन बनेगा दुनियाए क्रिकेट का सुल्तान? ICC Men's Cricket World Cup 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. Game on है। तारीख का सबक यही है कि तारीख से सबक लिया नहीं जाता। बड़े सगीर तकसीम हुआ तो मौरिख भी तकसीम हो गए। इल्मी सैराबी के लिए हर किताब पढ़नी चाहिए और ये किताब बहुत मुफीद है। मुस्लिम उम्मा का जो 3री सदी का ज़माना है, ये स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। अनीस ने अपनी ज़बान इस तरह इस्तेमाल की है कि वो एक मिसरा पूरे मरसिए पे हावी हो जाता है। उसी शक्ल में महफूज और मौजूद है जिसमें वो नाजिल हुई थी, वो कुरान मजीद फुरकान हमीद है। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, हमने बचाई लाख मगर, हमने बचाई लाख मगर, फिर उधर
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। IMF पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन, और आगे पाकिस्तान को दिसंबर में उम्मीद है कि तकरीबन 70 करोड़ डॉलर की एक किस्त मिलेगी। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के इशारे ज़रूर हैं, लेकिन एक लंबा सफ़र है जो हमने तय करना है। इस पर गुफ्तगू करते हैं। आमिर दुरानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, माहिर माशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब हमें ज्वाइन करने का। सबसे निगरान वज़ीर आज़म साहब ने कुछ टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से बातें की, मुलाकातें की, कोशिश की उसको बेहतर किया जाए। एक बात यह भी हुई कि टैक्स इस्लाहात से अभी तक जो एक सामने फिगर या ट्रेंड आया कि 15% तक बेहतरी नज़र आई है। अब वो कैसे ट्रांसलेट होती है वो अलग डिबेट है। आप बड़ी इस पर बात करते हैं, तजावीज़ देते हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म आपके जहन में क्या मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं टैक्स के निज़ाम को बेहतर करने के लिए? जी बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए पहली बात तो ये है कि ये मैंने पहले तो IMF की बात ही दोहरा देता हूँ, क्योंकि IMF ने अपने 5 नुकात जिन पे उनका भी एग्रीमेंट से नहीं पूरी तरह हुआ और उस पर बातचीत चलती रही है, उसमें एक अगर आप देखें तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने सैलरीड क्लास यानी कि वो जो चंद लोग टैक्स देते हैं उनके ऊपर ही टैक्स लाते जा रहे हैं। हम जल्दी टैक्स करना होता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन करते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ऊपर भी उन्होंने रेस किया और उन्होंने कहा कि टैक्स उसको करना चाहिए जो वाकई टैक्स करने के लायक है। अच्छा, इसमें बहुत से अनासर आ जाते हैं। इसमें पॉवर्टी का अनासर भी वो लाते हैं, पॉवर्टी से ज़्यादा वो एक किस्म की एक्विटी का अनासर लाते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि जो फ़ोन का टैक्स है, दूध का टैक्स है, आम जो आप टैक्स लगा देते हैं, या मिसाल के तौर पे इवन गैस का बिल उस पर टैक्स लगता है। ये एक नामाकूल टैक्स इसलिए होता है कि ये बराबर टैक्सेशन नहीं होती, यानी कि गरीब आदमी भी उतना ही टैक्स देता है जितना वो। फ्यूल की लेवी भी इसका एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है। तो अभी जो मौजूद टैक्सेशन की उन्होंने यही कहा है कि आपका जो ऊपर का तबका है जिसकी वाकई आमदन है या जिनके असासे हैं, या उन्होंने इसकी तरफ डायरेक्टली एल्यूड नहीं किया एग्रीकल्चर टैक्सेशन की तरफ, लेकिन अगर आप इस दफ़ा की फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरी पैदावार की अगर आपने देखी होगी तो कॉटन माशाल्लाह, गेहूँ माशाल्लाह, राइस चावल माशाल्लाह, और ये सारा उस फ्लड का नतीजा है जिसमें कुछ लोग मुतासिर हुए। लेकिन हमेशा फ्लड्स के बाद पंजाब का जो ज़रखेज़ इलाका है हमने देखा है कि वो जो ज़रखेज़ मिट्टी आती है उससे भी और अपर सिंध में भी काफ़ी पैदावार में इजाफा होता है। अच्छा, ये जो आप अपर क्लास कहते हैं, हम तो पूछ के थक जाते हैं। कभी किसी बड़े आदमी से बात करें वो तो कहता है जी हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं और हम ही ने पाकिस्तान की मईशत का बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है। तो जिससे बात करें वो तो रोने लगता है कि जी हमारा तो इतना टैक्स होता है कि हमारा गुजारा मुश्किल हो जाता है। फिर ये कौन सी अपर क्लास है जो टैक्स से बच जाती है? अच्छा, इसमें शहजाद 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको हमें मनूज़ खातिर रखना चाहिए। पहला तो ये अपर क्लास कि आपने कहा कि ये कौन लोग हैं, वो अशराफिया हो गए, अपर क्लास हो गई। देखिए अपर क्लास से मुराद उनकी वो क्लास है कि जो कि वाकई पाकिस्तान की वेल्थ ओन करती है। और पाकिस्तान की वेल्थ आपको ये अच्छी तरह पता है कि काफ़ी हद तक ज़रूरी जो सबसे बड़ा वेल्थ का है ना, वो ये ज़मीन के होल्डर्स हैं, जो इन्होंने ज़मीनें जिनके पास हैं, चाहे वो ज़राअत खुद करते हो, चाहे वो आगे दी हुई हो, चाहे उन्होंने ठेके पे करते हो, या उन्होंने आगे मज़ारे रखे हुए। ये 4-5 तरीके होते हैं, लेकिन तरीका उसमें यह है कि ये सारे वो लैंडेड क्लास है। ठीक है, तो आप इसीलिए देखेंगे कि लोग कहते हैं बहुत टैक्स। लेकिन दूसरा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, जिस पर हम लोग कभी बात नहीं करते हैं, वो ये है कि देखिए ये अभी आपके शो ही में मैं पिछले साहब का सुन रहा था जो कराची, उन्होंने बोला कि जी कराची जो है वो एक ना, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट है। आप पिछले 40 साल सुन रहे हैं कि आधा टैक्स कराची से इकट्ठा होता है, 70% चीज़ कराची से इकट्ठी होती है और कराची के ऊपर दोबारा खर्च नहीं होता। तो देखिए ये जो है ना, ये भी एक फ़ंड का IMF का भी, और इस वक्त जो हमारी वज़ीर ख़जाना हैं उनकी टीम ने भी, और काफ़ी लोग इसमें आप किसी को पूछ लें जो कि बैठ के आराम से तज्जिया करता है और सोचता है कि पाकिस्तान का पैसा क्यों नहीं जमा हो रहा। तो इसमें 2 नुकात जो हैं सबसे बड़े ज़रूरी हैं कि ये जो ये सिर्फ अपर क्लास की बात नहीं है, ये बात यहाँ पे आके फंसती है कि ये जो अपर क्लास के साथ साथ ये जो निज़ाम चल रहा है जिसमें आड़ती से लेके आम ठेले वाले से लेके
ये वो कल भी मेरे ख्याल में, मैं गलत बोलूँगा, टीवी पे ही एक बहुत अच्छी तबसरा सुना कि उन्होंने कहा कि जी ये वो जो जिसको हम ब्लैक इकॉनमी, काली मईशत जो कहते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि कोई नामाकूल धंधा हो रहा है, उसका मतलब ये है कि ये माकूल धंधा हुकूमत से मावरा हो रहा है, ठीक, सिस्टम से बाहर, सिस्टम से बाहर है। ठीक। तो जब ये नामाकूल धंधा हो रहा है तो उसके अंदर जो सारा पैसा जमा हो रहा है, अगर वो पाकिस्तान की टैक्स नेट में आ जाए, ठीक है, और जो कि आना चाहिए। अच्छा, लेकिन आप एक रेडी वाले पे, एक खोखे वाले पे या छोटी करियाने की दुकान वाले पे कैसे टैक्स लगाएंगे, और क्या मुनासिब होगा उन पे टैक्स लगाना? बात ये नहीं मैं कर रहा कि उन पे टैक्स लगे, बात ये है कि उससे जो खरीदारी करता है वो रसीद अवेलेबल होनी चाहिए। मैं देखिए, टैक्स जो होता है वो एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। टैक्स को एक मिनट की साइड पर रख दें। इकॉनमी को, मईशत को डॉक्यूमेंट करना, कागज़ पे लाना तहरीर तौर पे, तो वो इसका सोल्यूशन क्या है? मिसाल के तौर पे एक सोल्यूशन है कि जी आप हर ट्रांजैक्शन प्लास्टिक मनी से करें जिसका एक रिकॉर्ड हो। अब लेकिन वो की भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास शायद इसमें नहीं। मतलब मैं आपको सादी मिसाल दे देता हूँ, अगर जल्दी है आपको तो मैं एक मिसाल देता हूँ। दिल्ली के जब मोदी ने नए नए आके क्यूआर कोड के लिए कोई प्लास्टिक नहीं था, वो एक सादा सा हर एक ने वो कागज़ ले लिया था जिस पे क्यूआर कोड छपा हुआ मिलता था, और उन्होंने जो 2 साल बाद उसकी स्टडी की है, इकरीर ने भी और दिल्ली में, उनको ये पता लगा कि सारे ठेले वाले, सारे सब्जी वाले एक्चुअली, और ये असली बात है कि वो खुश हुए। उनसे पूछा, भाई आप इतने खुश क्यों हैं इससे? उन्होंने कहा जी पहले ये होता था कि वो कोई कहता था 10 पैसे मेरे पास नहीं है, 50 पैसे, तो वो ये होता था कि कहते हैं भान हमारी तरफ ही रह जाता था, और कम ही शाज़ नादिर के जो ज़्यादा दे जाएं कि चल तू रख ले, वरना वो लड़ते रहते थे। तो फिर हमें ज़बरदस्ती उनको, आप ये पेट्रोल पंप पे देख लें, आप और मैं जाते हैं, हम कहते हैं नहीं यार ये रुपया छोड़ यार। तो लेकिन वो जो ट्रांजैक्शनली जब वो महीने पे गिना तो उन्हें पता लगा कि यार इससे तुम्हारी कितने हज़ार रुपए एक्स्ट्रा कमाई हो गई है। क्योंकि अगर आपका 100 खरीदने वाला भी दिन का आता है, वो हर कोई आपसे 50 पैसा या 10 पैसा करता है, आप उसको खुद ज़रब दे दीजिए। तो ये मैंने एक बड़ी सादा सा मिसाल दी है कि दरअसल ये इसको रोकती हमारी अपर क्लास है। ठीक, एक सवाल ये कि अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, टारगेट रखा जा रहा है कितनी हमने इसको एक्सपोर्ट को लेके जाना है, कुछ बेहतरी के इंडिकेटर्स भी हमें नज़र आए हैं, लेकिन उनका जो बड़ी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उनका ये कहना है कि जी हम पे जब इजाफी बोझ लादा जाएगा, सब्सिडीज़ वापस ली जाएंगी या एडिशनल टैक्सेस लगाए जाएंगे, तो उससे ये होगा कि हम उतने अच्छे तरीके से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, हमारी प्रोडक्ट्स उतनी मकदार में जा नहीं पाएंगी। यही चीज़ें अगर आप हमें फैसिलिटेट करें, हमारे ऊपर टैक्सेशन का बोझ कम करें, तो हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा जाएंगी और अल्टीमेटली ख़जाने में शायद उससे ज़्यादा पैसे आ जाएं जो ज़्यादा टैक्सेस लगा के। ये आर्गूमेंट है, तो मैं इसको कैसे आप बैलेंस करेंगे? जी, इसको बैलेंस नहीं करना, इसके बड़े सादे सादे 2 हाल हैं। पहली बात तो ये है कि ये अगर वो आज कहते, आज से 10 साल पहले कहते तो ठीक था। यही आर्ग्यूमेंट जब मैं पैदा हुआ था और अब जब कि मैं इंशाल्लाह चंद अरसे बाद फौत हो जाऊंगा तो वो बात ये है कि ये 60 साल से ये एक ही आर्ग्यूमेंट चल रहा है, और ये अयूब खान से लेके अब तक कि भाई हमने इनको सब्सिडाइज करना है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा मसला जो ऐसे, मैं टेक्सटाइल की बात पर से नहीं करता, मैं ये मानता हूँ कि इस वक्त अगर आप एक रीजनली कंपेटिटिव, जिसको हम कहते हैं ना कि इलाकाई कंपेटिटिव, अगर आप टैरिफ यानी नर्ख निकालें कि गैस कितने की, बिजली कितने की, तो ये हो सकता है, और मैं खुद स्टडी हमने पिछले साल की थी कि ये वाकई ही कम है इंडिया में, इंडिया सब्सिडी दे रहा है। लेकिन इंडिया की अब और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर रहे। मसलन जहाँ हमारी IT की एक्सपोर्ट फ़कत 2 बिलियन इस तरह है, वहाँ इंडिया की हुई एक्सपोर्ट 150 बिलियन के ऊपर पहुँच गई है, राइट। तो उसमें से अगर वो 30 बिलियन की एक्सपोर्ट हमारे 10 बिलियन वालों से compete कर रही है, तो उनके पास तो पैसे हैं, वो ये सब्सिडियां दे सकते हैं। वो डाउन स्ट्रीम देखते हैं किसान और इसको। तो ये जो हमारा सेट है, जो बिल्कुल वाकई, अब ये आपको 10 ये भी पता है 34 ऐसे खानदान हैं जो आपके पूरे कराची स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं। मैं स्टॉक के ऊपर आना चाहता था, लेकिन मैं जल्दी से खत्म कर दूं कि इनका अगर ये चाहते तो ये, अगर इतनी ही सख्ती है गैस पे, क्रॉस कर गई है जी, अच्छा, अगर ये करवाने होते तो ये कोई और बिजनेस में चले जाते। भाई ये बिजनेस भी नहीं बदलते, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी नहीं डाइवर्सिफाई होती, भैया IT बहुत चढ़ी हुई, आप IT में इन्वेस्ट करें। ये इस सवाल के लिए वक्त जरा मेरे पास महदूद है, लेकिन एक सवाल ये जरूर है कि जो पाकिस्तान के अंदर दौलत मौजूद है इन टर्म्स ऑफ रूपी,
मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा, वो मौजूद है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सर्कुलेशन में नहीं है, किसी प्रोजेक्ट में नहीं लग रही, इन्वेस्टर ने या सरमायाकारों ने, आप लोगों ने पैसा रोक के रखा है, कहीं पे कोई लगा नहीं रहा, प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। ये कितना खतरनाक आपके ख्याल में अमर है, और क्या ये मेरे ख्याल में तो यही वो अमर है जिसकी वजह से हमें हर चीज़ पे कर्जा लेना पड़ता है। देखिए, मैं सादा एग्जांपल ये चूँकि अगर आपने मुख्तसर कहा तो सीधी सी बात है, अगर मैं लाहौर का मेयर बनूं और मुझे अंडरग्राउंड बनानी है तो अंडरग्राउंड बनाने के लिए कोई 30% से फॉरेन सरमाए की ज़रूरत है, बाकी तो लोकल सरमाए से गुजारा हो सकता है। तो मैं फॉरेन एक बॉन्ड फ्लोट करूं और वो लोग जो बजाय इसके कि हमारी ज़राती ज़मीन खा के रियल स्टेट ख़रीद रहे हैं, सोना ख़रीद रहे हैं, इसके अलावा और काम ही क्या है हमारा, तो उसकी बजाय अगर वो इस बॉन्ड में लगता है और वो बॉन्ड जो है पे आउट करता है, ये पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। यही तो आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर फाजिल पैसा पड़ा हुआ है, ये एक्चुअली जिसको हम कहते हैं ना डेड इन्वेस्टमेंट में, उन डेड इन्वेस्टमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है, अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पास जाएं, कि इससे आगे जो हैं 100 इंडस्ट्रियां चलती हैं और हम इतना वो देते हैं। बात ये याद रखिए कि जब वो अंडरग्राउंड बनेगी तो उससे वो रोजगार 100% हो सकता है ज़्यादा बने, ठीक है। तो ये है ना कि ये पैसे को जो पाकिस्तान का लोकल करेंसी है, इसके लिए लोन लेने की आपको ज़रूरत और इसमें आप समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर लीड ले सकता है? जी देखिए, इसमें पब्लिक सेक्टर लीड इस तरह दे सकता है कि वो अपनी इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऐसा कर दे, यानी आपने अगर टैक्स लगाना ही है तो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पे, प्रॉपर्टी की ओनरशिप पे, भाई इसके पास एक ज़्यादा प्लॉट है, ज़रात पे लगाइए, सोने पे लगाइए, ये बंद करें और बिला तफरीक लगाएं, बिला तफरीक लगाएं। और ये जो बॉन्ड मार्केट है, आप कहिए यहाँ पे आपका टैक्स नहीं है, मुनाफा कमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर दुरानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।